हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजय काले शेटिस में। दोस्तों, अभी तक हमने ट्रेनिंग मैथोलॉजी की 4 क्लास फिनिश कर दिया है और आज ये हमारी 5वीं क्लास है। ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, जिससे और लोग भी जुड़ पाए। ठीक है। और कमेंट में ये बताया करो कि आपको मतलब वीडियो कैसी लगी। ठीक है। अगर कुछ कमी होगी उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं क्लास में आगे। आज हम बात करेंगे इंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है। इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर को हिंदी में बोलते हैं अनुदेशक। ठीक है, अनुदेशक। देखिए, एक इंस्ट्रक्टर क्या होता है। एक इंस्ट्रक्टर जो दिशा निर्देश देता है। ठीक है। जो हमको चीजें करके सिखाता है, बताता है। ठीक है। तो अगर सिंपल तरीके से मैं बात करूं कि एक इंस्ट्रक्टर होता क्या है, एक लाइन में अगर बात करूं, जो हमें थ्योरिटिकल और थ्योरिटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। ठीक है। जो हमें थ्योरी की नॉलेज के साथ साथ क्या देता है, प्लस में प्रैक्टिकल की नॉलेज भी देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक इंस्ट्रक्टर कहेंगे। ठीक है। एक इंस्ट्रक्टर जो होता है वो एक अच्छा शिक्षक भी होता है। अब आप पूछोगे शिक्षक, शिक्षक को इंग्लिश में बोलेंगे टीचर। ठीक है। टीचर यानी शिक्षक। देखिए, जो शिक्षक होता है वो क्या करता है, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज देता है। कौन सी नॉलेज देता है, थ्योरेटिकल। ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज देता है। ठीक है। थ्योरेटिकल नॉलेज हमको देता है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है वो थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ हमें क्या देता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देता है। ठीक है। इसलिए जो एक इंस्ट्रक्टर होता है वो एक अच्छा शिक्षक भी होता है। ठीक है दोस्तों। अब आपको कमेंट में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे अपनी लैंग्वेज में, ठीक है, हिंदी इंग्लिश जिसमें आप चाहो, इंस्ट्रक्टर की आपको परिभाषा लिखनी है अपनी लैंग्वेज में, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है। ठीक है। आपको अपने तरीके से डिफाइन करना है। अब बात करते हैं जो एक इंस्ट्रक्टर होता है उसका क्या रोल होता है। ठीक है। देखिए यहां पर रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। ठीक है। यानी एक अनुदेशक की क्या भूमिकाएं होती है। एक अनुदेशक की भूमिकाएं। ठीक है। अब बात करेंगे क्या क्या भूमिकाएं होती है एक इंस्ट्रक्टर की। देखिए, यहां पर सबसे पहले जो एक इंस्ट्रक्टर है उसका रोल क्या होता है, एज ए एज एन ऑर्गेनाइजर। एज एन ऑर्गेनाइजर। ऑर्गेनाइजर। ठीक है। ऑर्गेनाइजर का मतलब एक आयोजक के रूप में। ठीक है। एक आयोजक के रूप में। देखिए, 3-4 पॉइंट लिखवाऊंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एक ऑर्गेनाइजर के रूप में क्या रोल होता है इंस्ट्रक्टर का। ठीक है। बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्रशिक्षण प्रोग्राम का आयोजन। प्रशिक्षण प्रोग्राम का आयोजन। देखिए दोस्तों, प्रशिक्षण प्रोग्राम यानी जो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ट्रेनिंग प्रोग्राम से मतलब आप ऐसे ले लो, कोई आईटीआई है। ठीक है। और उसमें आप कोपा के इंस्ट्रक्टर हो, कोपा ट्रेड के। ठीक है, कोपा। और जो कोपा की ड्यूरेशन है वो कितनी है, 1 ईयर। ठीक है। तो
आपको जो ये अपना 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ऐसा तो है नहीं कि आपको 365 दिन ही मिलेंगे, उसमें कुछ छुट्टियां भी होगी। और छुट्टियां होने के बावजूद ऐसा तो होगा नहीं आप बाकी दिन क्लास में रहोगे, कुछ एक्स्ट्रा काम भी हो सकता है या किसी कारण आपकी छुट्टी भी लग सकती है। तो आपको जो पूरा सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, जो पाठ्यक्रम है आपको इस तरीके से डिजाइन करना है जिससे आप वो चीज़ 1 ईयर में कंप्लीट कर पाओ। ठीक है, उस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, इस चीज़ का क्या मतलब है, प्रशिक्षण प्रोग्राम का आयोजन, यानी जो आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है उस हिसाब से आपको अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे है प्रशिक्षण सामग्री की तैयारी। प्रशिक्षण सामग्री की तैयारी। देखिए, प्रशिक्षण सामग्री की तैयारी से क्या मतलब है, जो ट्रेनिंग मटेरियल है, ठीक है, जो ट्रेनिंग मटेरियल है उसको भी तो तैयार करना पड़ेगा ना आपको पहले। ऐसा तो है नहीं टाइम के टाइम आप उसको मतलब तैयार कर लोगे। जैसे होता क्या है, आप जैसे जैसे हम ट्रेनिंग मैथोलॉजी के सिलेबस में आगे बढ़ेगा तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर होगी। आप यहाँ समझिए फिलहाल। ठीक है, देखिए आपने लेसन प्लान का नाम सुना होगा। लेसन प्लान, अगर आपको थ्योरी पढ़ानी है तो आपको लेसन प्लान बनाना पड़ता है। एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन प्लान। और वो ये यहाँ पर जो लेसन प्लान है इसके साथ बनाते हैं हम इंफॉर्मेशन सीट, और इसके साथ बनाते हैं हम ऑपरेशन सीट। ठीक है, आपको ये आगे समझ में आ जाएगी इंफॉर्मेशन सीट क्या होती है, ऑपरेशन सीट क्या होती है, लेसन प्लान क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेशन। देखिए दोस्तों, ये आपको पहले ही तैयार करने पड़ते हैं क्योंकि जो इनको तैयार करने में बहुत अधिक समय लगता है। तो जो ट्रेनिंग मटेरियल है उसको आपको पहले ही तैयार करना पड़ता है। ठीक है, अब बढ़ते आगे नंबर 3 पॉइंट जो हमारा है। नंबर 3 पॉइंट है हमारा प्रशिक्षण प्रोग्राम का संचालन। प्रशिक्षण प्रोग्राम का संचालन, ठीक है, प्रशिक्षण प्रोग्राम का संचालन। देखिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने योजना बना ली। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपने योजना बना ली, उसके बाद आपने तैयारी कर ली कि भाई इसके अनुरूप कार्य करना है। उसके बाद आपने क्या किया, प्रस्तुति का मतलब प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपने परीक्षण, परीक्षण का मतलब टेस्ट, और उसके बाद आपने मूल्यांकन किया। देखिए होता क्या है, आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है, जो आपको पढ़ाना है आपने पूरी उसकी तैयारी कर ली, फिर आपने प्रेजेंटेशन यानी उसको प्रेजेंट भी कर दिया चीज़ों को। तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जो स्टूडेंट है उसका टेस्ट लेना है। टेस्ट लेने के बाद आप क्या करोगे, उसका मूल्यांकन करोगे, देखोगे कहाँ प्रॉब्लम है, कितना सीखा या क्या प्रॉब्लम आ रही है इसको। तो ये सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चलती है। ये सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है, आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि आपको टेस्ट कब लेना है ये सब चीज़ देखनी पड़ती है, जिससे समय से हम मूल्यांकन कर पाए कि स्टूडेंट कितना सीख पाया या कहाँ उसको समस्या है। ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, अब एक पॉइंट हो रहा है यहाँ पर, मूल्यांकन और ग्रेडिंग। मूल्यांकन और ग्रेडिंग।
देखिए मूल्यांकन और ग्रेडिंग का क्या मतलब है। देखिए कोई भी ट्रेनिंग हो वो तब तक हम सफल नहीं मान सकते जब तक उसका मूल्यांकन और वर्गीकरण न किया गया हो। ठीक है, क्योंकि कोई भी ट्रेनिंग हो वो सफल कब मानी जाती है, जब चीज़ों का हम मूल्यांकन करते हैं और फिर बाद में हम क्या देते हैं, उसको ग्रेड देते हैं, जो मूल्यांकन के आधार पर कैसा उसने परफॉर्म किया वो सारी चीज़ देखकर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कौन ऑर्गेनाइज करता है, ये एक इंस्ट्रक्टर ही ऑर्गेनाइज करता है, यानी एक ऑर्गेनाइजर के रूप में कौन काम करता है, इंस्ट्रक्टर, ये चीज़ वो देखता है। बाकी और भी चीज़ है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। आज दोस्तों थोड़ी तबीयत डाउन है, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। अब बात करते हैं हम एज ए मैनेजर, नंबर 2 पॉइंट, एज ए मैनेजर। ठीक है, एज ए मैनेजर, एक प्रबंधक के रूप में। एक प्रबंधक के रूप में। अब देखते हैं प्रबंधक के रूप में क्या क्या कार्य, मतलब 1-2 पॉइंट है जिससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। औजारों और उपकरणों का रख रखाव, औजारों और उपकरणों का रख रखाव, उपकरणों का रख रखाव। देखिए इसका मतलब है क्या। देखिए दोस्तों, जो भी आपकी ट्रेड है उसमें जो टूल्स है या मटेरियल्स है, जो भी इक्विपमेंट है, वो जिम्मेदारी भी आपकी है, सारी चीज़ें मैनेज रखनी है। ठीक है, वो काम किसका है, सारी चीज़ देखनी है, कोई चीज़ गायब तो नहीं है, या कोई समस्या तो नहीं आ गई है किसी इंस्ट्रूमेंट में, या ऐसे बिखरे तो नहीं पड़ी है। सारी जिम्मेदारी किसकी, एक इंस्ट्रक्टर के, एक मैनेजर के रूप में वो सारी चीज़ों को क्या करेगा, देखभाल करेगा, उनका रख रखाव करेगा। ये जिम्मेदारी किसकी है, एक इंस्ट्रक्टर की है। ठीक है, अब नंबर 2 पॉइंट पे बात करते हैं हम। नंबर 2 पॉइंट है प्रैक्टिकल प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण। प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण, प्रैक्टिकल परीक्षण का पर्यवेक्षण। देखिए दोस्तों, आपने जो आपके स्टूडेंट हैं उनको आपने बता दिया, प्रैक्टिकल करके बता दिया, तो फिर ऐसा नहीं कि आप साइड में जाके बैठ गए, आपको वहीं पर रहना है और देखना है कि बच्चे कैसे क्या कर रहे हैं। अगर वे कहीं पर कुछ गड़बड़ करते हैं तो आपको बताना है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल प्रशिक्षण का पर्यवेक्षण का मतलब ये है। ठीक है, यानी चीज़ों को मैनेज करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, और नंबर 3 पॉइंट है संस्था के साथ संपर्क। संस्था के साथ संपर्क। अब देखिए संस्था के साथ संपर्क, देखिए होता क्या है, जो एक इंस्ट्रक्टर है, जो मतलब संस्था है, और जो स्टूडेंट है, उन दोनों के बीच की कड़ी है, यानी दोनों को कौन जोड़ता है, एक इंस्ट्रक्टर जोड़ता है। किसको, संस्था को और स्टूडेंट को। ठीक है, अगर संस्था कोई नोटिस जारी करती है, ठीक है, या कुछ नियम लेके आती है, तो इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, स्टूडेंट तक जानकारी पहुंचाएगा। अगर स्टूडेंट को कोई समस्या है तो वो जानकारी मैनेजमेंट तक कौन पहुंचाएगा, एक इंस्ट्रक्टर पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे एज ए मैनेजर के रूप में। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, बाकी कमेंट में बताना यार, मुझे थोड़ा आज तबीयत खराब है कि आज की क्लास कैसी रही, कमेंट में जरूर बताना। अगर
आपको समझ में नहीं आए तो हम दोबारा ले लेंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक देखो। अब एक तीसरा और जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब आप इंस्ट्रक्टर बनोगे तो वो आपके लिए, या कोई भी इंस्ट्रक्टर है, वो सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। नंबर 3 पॉइंट देखिए, एज ए स्टूडेंट, ठीक है, एक विद्यार्थी के रूप में बाकी अगर कोई स्टूडेंट नोट तैयार कर रहा है तो अच्छी बात है। विद्यार्थी के रूप में देखिए दोस्तों, एक विद्यार्थी के रूप में इसका कहने का क्या तात्पर्य है। देखिए, जो एक इंस्ट्रक्टर है उसको एक विद्यार्थी की तरह रहना चाहिए। पूछे क्यों? क्योंकि उसको जो भी उसकी ट्रेड है, मान लेते हैं अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, और अगर उसने अपनी ट्रेनिंग 2010 में की, ठीक है, और वो उसी के अकॉर्डिंग अगर आज भी पढ़ा रहा है, चीज़ों को अपडेट नहीं कर रहा है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। उसको समय के साथ जो टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ है उस अकॉर्डिंग अपनी नॉलेज को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए उसे एज ए स्टूडेंट भी उसका एक रोल होता है, उसको रहना चाहिए एज ए स्टूडेंट। जो भी न्यू डेवलपमेंट होती है उसको ध्यान रखना चाहिए और उस अकॉर्डिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए अपने स्टूडेंट को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, ये चीज हो गई। अब बात करेंगे हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एन इंस्ट्रक्टर, यानी एक अनुदेशक की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर का काम ये नहीं होता कि सिर्फ पढ़ाया बात खत्म हो गई, उससे भी काफ़ी चीज़ें होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्या क्या जिम्मेदारी होती है पूरा अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। देखिए, अनुदेशक की जिम्मेदारियां, अनुदेशक की जिम्मेदारियां, देखिए अब बात करते हैं अनुदेशक की क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। नंबर 1 पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट पे हम क्या, विद्यार्थी के प्रति विद्यार्थी के प्रति टुवार्ड्स द स्टूडेंट, या फिर प्रशिक्षार्थी, यानी टुवार्ड्स द ट्रेनिंग, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। विद्यार्थी के प्रति क्या क्या उसकी जिम्मेदारी होती है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक एक चीज नोट करना। देखिए, विद्यार्थी को पढ़ाई के लिए स्वयं निर्भर बनाना, ठीक है। जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी को क्या करना, पढ़ाई के लिए स्वयं निर्भर बनाना, पढ़ाई के लिए स्वयं निर्भर बनाना, स्वयं निर्भर बनाना, ठीक है। दूसरा क्या है, जो विद्यार्थी है उसका दृष्टिकोण बदलना, यानी एटीट्यूड में चेंज करना। मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, एक बार इसको नोट करिए। विद्यार्थी के दृष्टिकोण बदलना, विद्यार्थी का दृष्टिकोण बदलना, ठीक है। अब नंबर 3 पॉइंट पे लिखिए, विद्यार्थी के व्यवसाय संबंधित अच्छी आदतों का निर्माण करना। विद्यार्थी के व्यवसाय से संबंधित
अच्छी आदतों का निर्माण करना। ठीक है, क्या करना? व्यवसाय से संबंधित अच्छी आदतों का निर्माण करना। अब बात कर लेते हैं, जो स्टूडेंट है यानी विद्यार्थी को व्यवसाय के सारे पहलुओं को, विद्यार्थी को व्यवसायों के सारे पहलुओं को क्रमवार विद्यार्थी के स्तर के अनुसार बताना। विद्यार्थी के स्तर के अनुसार बताना। ठीक है। अब एक पॉइंट और है, प्रशिक्षार्थी की सामूहिक मासिक परीक्षा समय समय पर आयोजित करना। विद्यार्थी के लिए समय समय पर सामूहिक मासिक परीक्षा आयोजित करना। सामूहिक मासिक परीक्षा आयोजित करना। मासिक परीक्षा आयोजित करना। ठीक है, जिससे स्टूडेंट की कमी जान सके। ठीक है, जिससे उसकी कमी जान सके, जिससे उसकी कमी जान सके। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, ये जो पॉइंट लिखे हैं इनको मैं समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इंक भी डाल देता हूँ। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है? विद्यार्थी पढ़ाई के लिए स्वयं निर्भर बनाना। ठीक है विद्यार्थी, देखिए ऐसा नहीं है। सबसे पहला काम क्या होता है एक इंस्ट्रक्टर का? जो हमारा स्टूडेंट है, मतलब जो भी उस ट्रेड में स्टूडेंट है, उसको पहले देखना। ठीक है, और क्या चीज़ें उसकी समझ में आ रही है, क्या नहीं आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम है, वो जानना। ठीक है, अगर उसको कहीं समस्या है तो उसको ऐसा बनाना है हमको जिससे वो स्वयं पर निर्भर हो जाए। ठीक है, ये एक जिम्मेदारी होगी। अब दूसरे पॉइंट की बात करें, विद्यार्थी का दृष्टिकोण बदलना। जब एक 10th या 12th पास करके एक बच्चा आएगा ITI में, तो उसको इतनी खास जानकारी नहीं होगी, तो क्या करना है? उसके एटीट्यूड में भी चेंज लाना है। ठीक है, तो उसको पता भी लगना है, मतलब कुछ अगर वो ITI करने आ रहा है तो कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए ना। ठीक है, अब नंबर 3 पॉइंट पे देखिए, विद्यार्थी के व्यवसाय से संबंधित अच्छी आदतों का निर्माण करना। देखिए अच्छी आदत होते क्या है? देखिए अब जो भी ट्रेड है, जो भी वहाँ पर मशीनरी है, उनका ध्यान रखना, तोड़ फोड़ नहीं करनी। ठीक है, और सफाई करना, क्योंकि अगर आप जो आपकी ट्रेड है उसका सम्मान नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए उसको क्या करना है, उसमें अच्छी आदत। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, कुछ स्टूडेंट शर्माते क्या है सफाई करते हुए, उनको ऐसा लगता है पता नहीं क्या काम दे दिया। तो हमें जो स्टूडेंट है उसको ऐसा बनाना है कि उनमें ये अच्छी आदत विकसित हो, क्योंकि सफाई करना कोई बुरी आदत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और खासकर जहाँ पर हम वर्क करते हैं वहाँ पर अच्छे से क्लीन हो, और जो मशीनरी है, जो टूल है, इक्विपमेंट है, उनका ध्यान रखें। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट पर देखिए, विद्यार्थी को व्यवसाय के सारे पहलुओं को क्रमवार, ठीक है, विद्यार्थी के स्तर के अनुसार बताना। ठीक है, देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमें जो हमारा स्टूडेंट है हमें उसका लेवल भी जानना है। ठीक है,
उसी तरीके से हमें चीज़ें बतानी है जिससे उसकी समझ में आ जाए। ठीक है, इस चीज़ की जिम्मेदारी भी किसकी है? एक अनुदेशक की है। विद्यार्थी के लिए समय समय पर सामूहिक परीक्षा। देखिए सामूहिक परीक्षा से फायदा क्या होता है, हमें पता लगता है स्टूडेंट को कहाँ पर प्रॉब्लम है। ठीक है, हम जान सकते हैं कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो इसलिए समय समय पर क्या करनी पड़ती है? मासिक परीक्षा का आयोजन करना पड़ता है। तो ये क्या है? अनुदेशक की जिम्मेदारी है किसके प्रति? विद्यार्थी के प्रति। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, प्रशासन के प्रति जिम्मेदारियां। ठीक है, ये तो हो गई किसके प्रति? विद्यार्थी के प्रति। अब प्रशासन के प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उन पे बात करेंगे। प्रशासन के प्रति जिम्मेदारियां नंबर 2 पॉइंट पे ले लेते हैं हम। प्रशासन के प्रति, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके प्रति। तो देखिए होता क्या है, संस्था के नियमों का पालन करना। देखिए नंबर 1 पॉइंट पे क्या है? संस्था के नियमों का पालन करना। संस्था के नियमों का पालन करना, के नियमों का पालन करना। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ चीजें। अगर आप जो भी इंस्टीट्यूट है, अगर आप उस संस्था के नियमों का पालन नहीं करते हो, ठीक है, होगा क्या उससे? जो आपके स्टूडेंट है वो भी उन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे। क्योंकि होता क्या है, जो स्टूडेंट होते हैं वो जो इंस्ट्रक्टर है उस चीज़ों को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको सभी जो नियम है वे पालन करने चाहिए। ठीक है, ये प्रशासन के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट पर है अध्यापन कार्य में व्यस्त रहना, समय पर बात न करते हुए पाठ्यक्रम समय से पूरा करना। अध्यापन में व्यस्त रहना, व्यस्त रहना और समय बर्बाद न करना, समय बर्बाद न करना। ठीक है, समय बर्बाद न करना और समय से पाठ्यक्रम पूरा करना। समय से पाठ्यक्रम पूरा करना। देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको जो आपका काम क्या है, अगर आप खाली हो, ठीक है, तो आप क्लास लो, ऐसे समय को बर्बाद मत करो। क्योंकि आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट आईटीआई में होता क्या है, सभी कुर्सियाँ तोड़ रहे होते हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। और कुछ तो ऐसे होते हैं उन्होंने कई साल से जो ट्रेड है उस बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, कुछ ऐसे भी है। तो ऐसे समय बर्बाद नहीं करना है। ठीक है, और समय से जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसको पूरा करना, उस पर फोकस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि समय की बर्बादी कर रहे हो। सारा फोकस किस पे होना चाहिए? जो सिलेबस है वो कंप्लीट करने पर फोकस होना चाहिए टाइम से। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट पर देखिए, संस्था और कक्षा की साहित्य सामग्री की हिफाजत करना। संस्था और कक्षा साहित्य की हिफाजत करना, हिफाजत करना और उसको और उन्हें नुकसान से बचाना, और उन्हें नुकसान से बचाना। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लेते हैं संस्था या कक्ष में जो साहित्य सामग्री, ठीक है, साहित्य सामग्री,
ठीक है, जो भी मटेरियल है संस्था का या जो कक्ष में है, तो आपको करना क्या है, उसकी देख रेख करनी है, यानी उसका रख रखाव करना है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वायर लगना तो 15 mm है और आपने मतलब ऐसे ही बच्चों को दे दिया, क्या लगा वायर कट कर लो, कोई 20 mm कट कर रहा है, कोई 30 mm कट कर रहा है, जिसका जो मन कर रहा है, कोई उठा के घर ही लेके चला गया। तो वो सारी जिम्मेदारी आपकी है, मतलब उसकी हिफाजत करना है और उसे नुकसान से बचाना है। अगर यूज 15 mm का है तो 15 mm ही कटना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे मटेरियल वेस्ट नहीं करना है, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसकी हिफाजत करें और उसे नुकसान से बचाएं, ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। अब नंबर 4 पॉइंट पे चलते हैं। कक्षा गतिविधियों का जरूरी रिकॉर्ड रखना। कक्षा गतिविधियों का जरूरी रिकॉर्ड रखना। देखिए जरूरी रिकॉर्ड में क्या है, एक तो अटेंडेंस होती है, ठीक है, अटेंडेंस, या फिर आपने जो टेस्ट लिया स्टूडेंट का, तो पूरा रिकॉर्ड आपको रखना है, ठीक है, जिससे आप जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको आप पूरी जानकारी दे पाए समय पे, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। अब देखिए नंबर 5 पॉइंट पे, सभी सामग्री को सूची के अनुसार उचित व्यवस्थित ढंग में रखना। सभी सामग्री को उचित व्यवस्थित ढंग में रखना। सूची के अनुसार क्रम व्यवस्थित और सही ढंग से रखना। व्यवस्थित और सही ढंग से रखना। मैं आपको बताता हूँ क्या। देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल्स है, वो टूल्स हो या फिर इंस्ट्रूमेंट है जो भी, तो आपको मतलब जो सूची के अनुसार जो चीज़ जहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, उसको वहीं पर रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कहीं पर पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पर, और जब काम का समय आए तो कोई चीज़ मिल नहीं रही है। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिस्टेमेटिक तरीके से जो जहाँ पर चीज़ होनी चाहिए वो वहाँ पर रखें, ठीक है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। प्रशिक्षण की प्रगति पत्र और उपस्थिति का विवरण तैयार करके प्रशासन को देना। देखिए इसे इसमें ले लेते हैं, कक्षा गतिविधियों का जरूर रिकॉर्ड रखना। इस जरूरी रिकॉर्ड में आपको क्या रखना है, जो प्रगति पत्र है, जो स्टूडेंट है जो उसका प्रगति पत्र है और जो उसकी अटेंडेंस का विवरण है, वो आपको रखना है, जिससे आप टाइम से जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको दे पाए, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे किसके प्रति, प्रशासन के प्रति। किसकी जिम्मेदारी, अनुदेशक की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी होती है। इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको चीजें कुछ क्लियर भी हुई होगी यहाँ से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाए ना इसमें, तो आप नीचे कमेंट करके बताना, तो हम एक अलग से क्लास के ऊपर लेके आ जाएंगे पीपीटी के द्वारा, ठीक है। तो आप बताना। अब बात आगे बढ़ते हैं। अब 2 पॉइंट पे हमने बात कर ली, नंबर 3 पे बात करेंगे स्वयं के प्रति। अब भाई ऐसा तो है नहीं कि स्वयं के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होती है एक अनुदेशक की। नंबर 3 पर स्वयं के प्रति अनुदेशक की जिम्मेदारी। अब देखते हैं क्या क्या जिम्मेदारी होती है भाई स्वयं के प्रति। देखिए, स्वयं अनुशासित रहना और समय का पालन करना। स्वयं अनुशासित रहना और समय का पालन करना।
देखिए इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जहाँ पढ़ाते हो ना। अगर आप अनुशासित नहीं हो तो इस चीज़ का वहाँ पर क्लियर इफेक्ट दिखता है आपको। ठीक है, अगर आप अनुशासित रहते हो तो आपके जो स्टूडेंट है वे भी अनुशासित रहेंगे। अगर आप समय से आते हो, समय का ध्यान रखते हो, तो वे भी समय का ध्यान रखेंगे। अगर आप अनुशासित नहीं हो तो आपके जो स्टूडेंट है वे भी अनुशासित नहीं होंगे। अगर आप समय से नहीं आते हो तो वे भी ऐसे ही, कोई बाहर कोई ऐसे ही घूम रहा है और बोल देंगे ये तो इंस्ट्रक्टर ऐसा ही है। तो आपको अनुशासित रहना है, ये स्वयं के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। अनुशासित रहना है और समय का पालन करना है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट देखते हैं क्या है। अपना आचरण और चरित्र अच्छा रखना है। अपना आचरण व चरित्र अच्छा रखना है। चरित्र अच्छा रखना है। अब देखो इस बात को समझे, बहुत बड़ी बात है। आचरण का मतलब व्यवहार, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और चरित्र यानी कैरेक्टर, ये तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप समाज को रास्ता दिखा रहे हो। ठीक है, जो आपके स्टूडेंट है वे कल जाके सोसाइटी को कुछ अच्छा देंगे अगर आपका चरित्र अच्छा है, आप उनको अच्छी चीज़ें बताते हो। ठीक है, क्योंकि वो आपसे बहुत कुछ चीज़ें सीखता है। अब आप सिंपली ये चीज़ ले लो, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप सेटिस करने गए हैं अलग अलग एनएसटीआई या आईटीओटी में, तो वहाँ पर कुछ ऐसे इंस्ट्रक्टर होंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाओगे। ठीक है, तो उसका आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मतलब इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है, जो आपका व्यवहार है और जो आपका चरित्र है वो अच्छा रहना चाहिए, उस पर कोई धब्बा नहीं होना चाहिए। अब तीसरे पॉइंट को देखते हैं। अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है। बिल्कुल, ये तो अच्छा रखना चाहिए। अपना स्वास्थ्य अच्छा रखना है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप अच्छे से पढ़ा पाओगे। ठीक है, और जो आपका माइंड है वो भी अच्छा रहेगा। और व्यवहार पे तो फर्क ही पड़ता है, अगर आप स्वस्थ हो तो व्यवहार भी आपका अच्छा ही देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर 4 पर, अपने विषय की पूरी जानकारी रखना। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। जो आपका विषय है, जो भी आपकी ट्रेड है, उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अपने विषय के बारे में पूरी जानकारी रखना। ठीक है, पूरी का मतलब संपूर्ण जानकारी रखना। ऐसा नहीं है कि आधी अधूरी जानकारी रखो, पूरी जानकारी रखना। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आपको चीज़ें पता है तो आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर आपको लेसन प्लान में कोई टॉपिक मिल गया और आपने अच्छे से उसको तैयार कर लिया। ठीक है, अगर आप सामने जाके घबराते भी हो ना, लेकिन आप इतना नहीं घबराओगे। ठीक है, अगर आपको चीज़ें नहीं पता होगी, आप चीज़ें समझा नहीं पाओगे, तो तब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपको जो आपकी विषय की जानकारी है वो होना बेहद ही आवश्यक है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। अध्यापन कार्य के लिए उत्साह बनाए रखना। अध्यापन कार्य के लिए उत्साह बनाए रखना। उत्साह बनाए रखना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों होता क्या है। अब आप पढ़ा रहे हो सामने और आपने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया। अगर आप अच्छा माहौल क्रिएट करते हो, ठीक है, स्टूडेंट को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, आपको पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, तो फिर अच्छी बात है। आपको ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने बच्चों को बिल्कुल डिप्रेस कर दिया और उनको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ ही नहीं रही है। तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है आपको जिससे बच्चे भी खुश रहे और आपको पढ़ाते हुए भी अच्छा लगे। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे किसके प्रति, स्वयं के प्रति, यानी खुद के प्रति। जो एक अनुदेशक है उस मतलब खुद के प्रति ये उसकी जिम्मेदारियां है, आप देख सकते हैं। ठीक है,
अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये हमने नंबर 3 की बात की। नंबर 4 पर है अभिभावकों के प्रति, यानी जो स्टूडेंट है उसके माता पिता के प्रति भी आपकी जिम्मेदारी है। अब देखो क्या क्या जिम्मेदारी है आपकी। नंबर 4 पॉइंट पे है अभिभावकों के प्रति। नंबर 4 पर क्या है? अभिभावकों के प्रति। अभिभावकों के प्रति। और दोस्तों ये वीडियो बताना कैसी लगी, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना अगर कुछ कमी होगी जिससे सुधार किया जा सके। देखिए अभिभावकों के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है एक इंस्ट्रक्टर की। विद्यालयों में जो परीक्षार्थियों की सफलता और कमजोरी के बारे में अभिभावकों को जानकारी देना। जो विद्यालय है, विद्यालय का मतलब ITI ले लो या फिर कोई स्किल इंस्टीट्यूट है, वहां पर विद्यालय में विद्यार्थी की सफलता और कमजोरी के बारे में बताना। ठीक है, सफलता और कमजोरी के बारे में। सफलता और कमजोरी के बारे में क्या करना? अभिभावकों को बताना। ठीक है, अभिभावकों को बताना। देखिए दोस्तों, अगर किसी स्टूडेंट के माता पिता आ जाते हैं तो वे आपसे पूछेंगे कि हमारा बच्चा कैसा है। अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो बताइए कि आपका बच्चा बहुत बढ़िया चल रहा है और अच्छा कर रहा है फिलहाल। या फिर ऐसा होता है कभी कभी शुरुआत में स्टूडेंट अच्छा चलता है और फिर बाद में डाउनफॉल देखने को मिलता है, तो बताना है कि आपका बच्चा शुरुआत में अच्छा था लेकिन अब धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, जो भी उसकी अच्छाई है वो बताइए, जो कमजोरी है वो भी बताइए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपको बताना है कि आपका बच्चा अच्छा चल रहा है या आपका बच्चा बहुत ही कमजोर है, ये आपको बताना है उनके माता पिता को। ठीक है, या जो भी आता है अभिभावक के रूप में। और विद्यार्थियों के भविष्य के बारे में सुझाव दे। जो विद्यार्थी है, विद्यार्थी के भविष्य के बारे में सुझाव दे। भविष्य के बारे में सुझाव दे। के बारे में सुझाव दे। देखिए सुझाव इससे क्या मतलब है? कोई स्टूडेंट है आपका, पढ़ने में बहुत अच्छा है, अगर आप बोल देते हो कि बेटा ये बता देना, पढ़ा भी अच्छा देता है, तो आप गाइड कर सकते हो, आप सुझाव दे सकते हो कि आप अपने बच्चे को CITES का कोर्स कराइए अगर उसका इंटरेस्ट है पढ़ाने में। ठीक है, तो आप ऐसे सुझाव दे सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा रहेगा दोस्तों, फिर ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। अब देखिए नंबर 5 पॉइंट पर है समाज के प्रति। जो एक अनुदेशक है उसकी जिम्मेदारी समाज के प्रति भी है। अब देखते हैं क्या जिम्मेदारी है अभी समाज के प्रति। विद्यार्थी के मन में समाज के प्रति उत्तरदायित्व पैदा करना। विद्यार्थी के मन में समाज के प्रति उत्तरदायित्व पैदा करना। उत्तरदायित्व पैदा करना। देखिए दोस्तों, होता क्या है, अब आप में से कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं या और भी कोई हो सकता है जो आपका दोस्त हो, आपने देखा भी होगा,
उसके मन में क्या होता है कि समाज ने दिया ही क्या है मुझको, मैं क्यों करूँ समाज के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी। अगर उसके मन में कुछ ऐसी बात है तो आपको उसको समझाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा समाज के प्रति ये दायित्व है और हमें समाज को ये चीज़ें लौटानी है, ठीक है, जिससे समाज और बेहतर हो सके। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, विद्यार्थी के मन में ऐसी गुणवत्ता का विकास करे समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य हो। विद्यार्थी में ऐसी गुणवत्ता का विकास करे जिससे वह समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मैंने आपको पहले बताया थोड़ी देर पहले, जो एक स्टूडेंट है, जो भी इंस्ट्रक्टर है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप अगर उसको अच्छी चीज़ें बताते हो, ठीक है, आप उसको इस लायक बनाते हो कि जो समाज की ज़रूरत है वो उन आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ठीक है, ये आपकी ही जिम्मेदारी है। अब देखिए, विद्यार्थी में सामाजिक गुणों का विकास करना। विद्यार्थी में सामाजिक गुणों का विकास करना, सामाजिक गुणों का विकास करना। सामाजिक गुणों का विकास करना। देखिए दोस्तों, होता क्या है, आपने देखा भी होगा अपने आस पड़ोस में, किसी की जब जॉब लग जाती है, ठीक है, तो वो किसी के पास बैठना पसंद ही नहीं करता, ठीक है। तो हमें जो हमारा विद्यार्थी है उसको ऐसा नहीं बनाना है, हमको समझाना है कि देखिए समाज के बिना कुछ नहीं है। क्योंकि हमने एजुकेशन में क्या जाना था, देखिए समाज के बिना क्या है, मानव जीवन जो है वो मुश्किल है, ठीक है। और जो हम कोई भी व्यक्ति हो समाज में, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और आगे बढ़ते हैं, यही मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। और एजुकेशन क्या करता है, इसमें डेवलपमेंट करता है। तो हमें अपने स्टूडेंट को कैसा बनाना है, सामाजिक गुण उसमें हो, ठीक है, ऐसा उसके मन में कुछ ना हो, मतलब निगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए समाज के प्रति, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो हमें चीज़ें पता लग जाती है कि ये बच्चा है कैसा, क्या इसके मन में है। तो आपको समझाना है चीज़ें, एग्जाम्पल देके कुछ और थ्रू, जिससे वो समझ जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप देख सकते हैं समाज के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है एक अनुदेशक की। अब बढ़ते हैं आगे, अब 2 पॉइंट हो रहा है, फिर ये बिल्कुल फिनिश हो जाएगा दोस्तों। नंबर 6, उद्योगों के प्रति, उद्योगों के प्रति ठीक है। देखिए, उद्योग व्यवसाय, उद्योग व्यवसाय को ध्यान में रख के ट्रेनिंग देनी है। उद्योग व्यवसाय को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण देना है। ठीक है, देखिए, अब जो इंडस्ट्री की जो ज़रूरत है वो हमें देखनी है, ठीक है। उसी आधार पर हमें क्या करना है, जो प्रशिक्षण है वो देना है। क्योंकि जो हम ओवरऑल जो ITI करने जाता है बच्चा, CTS करता है, यानी क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग इसकी, तो हम किसके आधार पर, यानी जो इंडस्ट्री है उसी के आधार पर हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि वो है उसी के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें जो इंडस्ट्री की ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग उसको प्रशिक्षण देना है, ठीक है।
अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। उद्योगों के लिए कुशल कारीगरों को उद्योगों के लिए कुशल कारीगरों को नवीन तकनीक व प्रशिक्षण नवीन तकनीक व प्रशिक्षण ठीक है, नवीन तकनीक व प्रशिक्षण देकर तैयार करना, जिससे उद्योगों का विकास हो सके। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, आप ध्यान से समझना इसको। देखिए जो कुशल कारीगर है, नवीनतम तकनीक और जो प्रशिक्षण, देखिए दोस्तों मैंने बताया था इंस्ट्रक्टर के रोल के बारे में एज ए स्टूडेंट। देखिए अगर वो एज ए स्टूडेंट जो न्यू डेवलपमेंट होती है उनको ध्यान रखता है कि क्या अपडेट हुआ है, क्या चल रहा है, फिलहाल टेक्नोलॉजी कितनी अपडेट हुई है, तो अगर वो अपडेट है तो तभी तो वो नवीन तकनीक और प्रशिक्षण दे पाएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, उद्योगों का क्या होगा, विकास होगा। तो इसलिए जो एक इंस्ट्रक्टर का रोल है वो एज ए स्टूडेंट बहुत ही जरूरी है, उसको अपडेट रहना चाहिए हर समय। ठीक है, आप देख सकते हैं उद्योगों के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी है। ठीक है, अब एक और पॉइंट रहेगा फिर फिनिश हो जाएगा। अब एक और पॉइंट है फिर फिनिश हो जाएगा। अब है व्यवसाय के प्रति, नंबर 7 पॉइंट है व्यवसाय के प्रति। व्यवसाय के प्रति अब देखते हैं व्यवसाय के प्रति क्या जिम्मेदारी है एक इंस्ट्रक्टर की। अनुदेशक को अपने व्यवसाय संबंधी ज्ञान और कौशल में पूर्ण दक्ष होना चाहिए। जो अनुदेशक है, अनुदेशक को अपने व्यवसाय का मतलब ट्रेड, जो भी उसकी ट्रेड है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अनुदेशक को अपने व्यवसाय में अपने व्यवसाय संबंधी ज्ञान, व्यवसाय संबंधी और संबंधी ज्ञान और कौशल में पूर्ण दक्ष होना चाहिए। कौशल का मतलब यहाँ पर स्किल यानी प्रैक्टिकल, कौशल में पूर्ण दक्ष होना चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है, जो भी आपकी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, कोपा, तो आपको उसकी थ्योरेटिकल पूरी नॉलेज होनी चाहिए जो भी है। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल है उसमें भी आपको पूर्ण दक्ष होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है अपने व्यवसाय के प्रति, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तभी आप अच्छे से क्या कर पाओगे, जो आपके स्टूडेंट हैं उनको अच्छे से ट्रेन कर पाओगे, अच्छे से ट्रेनिंग दे पाओगे। देखिए अनुदेशक को अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक होना चाहिए, जिससे वह अपने व्यवसाय का गौरव बढ़ा सके। अनुदेशक को अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक होना चाहिए, अपने व्यवसाय के प्रति जागरूक होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, जिससे वह अपने व्यवसाय का गौरव बढ़ा सके, जिससे वह अपने व्यवसाय का गौरव बढ़ा सके। अभी बताता हूँ आपको कैसे।
गौरव बढ़ा सके। देखिए, अनुदेशक को अपने व्यवसाय के प्रति क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। मतलब क्या डेवलपमेंट चल रही है चीज़ों में और क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ठीक है। वो अपना गौरव कब बढ़ा पाएगा, अगर वो अपडेट है, यानी अपनी ट्रेड के प्रति जागरूक है। दोस्तों, आपने देखा भी होगा, फिलहाल का तो जहाँ तक मैं अपने आसपास जो ITI है, खासकर गवर्नमेंट और प्राइवेट में भी कोई खास इतना प्रैक्टिकल नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट में भी अब फिलहाल नहीं होता। लेकिन पहले के समय, आज से अगर आप 20 साल पहले जाओगे तो उस टाइम पर अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है, यानी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत अच्छा होता था। उसी के आधार पर आपने देखा होगा जो पुराने इंस्ट्रक्टर हैं, ठीक है, उन्होंने न्यू मतलब डेवलपमेंट भी की होगी। अगर आप अपने आसपास किसी को जानते हो, अगर वो उसके प्रति जागरूक है तो तभी तो वो अपने जो ट्रेड है उसका गौरव बढ़ा सकता है। तो उसे अपनी जो व्यवसाय है उसके प्रति जागरूक होना चाहिए, जिससे वह गौरव बढ़ा सके अपनी ट्रेड का। अब नंबर 3 पॉइंट और लास्ट, अनुदेशक को चाहिए अपने व्यवसाय में नवीनतम तकनीक का ज्ञान प्राप्त करके अपने विद्यार्थियों को उसका लाभ बताए और ज्ञान दे, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्या अनुदेशक को चाहिए कि वह अपने व्यवसाय की नवीनतम तकनीक का ज्ञान नवीनतम तकनीक का ज्ञान नवीनतम तकनीक का ज्ञान प्राप्त करके अपने विद्यार्थियों को ज्ञान दे सके। देखिए, अगर वो अपनी ट्रेड में जो भी न्यू डेवलपमेंट हो रही है, अगर वो उसको ध्यान रखता है, यानी उस पर फोकस करता है, वहाँ से नॉलेज लेता है, तो वो क्या कर पाएगा, जो उसके स्टूडेंट है उनको जो न्यू नॉलेज है, ठीक है, उस आधार पर जो न्यू अपडेट है उस आधार पर वो ट्रेनिंग दे पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जिम्मेदारियाँ थी अनुदेशक की जिम्मेदारियाँ। अब दोस्तों, आज मुझे नहीं पता कि आज की जो ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है, मुझे नहीं पता कि कैसी पढ़ाई गई है। आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आज थोड़ा जो शरीर वो डाउन हो रहा था, तो थोड़ा मन भी ऐसा ही हो रहा था। हालांकि मैंने कोशिश की, और बाकी आप बताना कमेंट में आपको कैसी लगी। अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आप नीचे कमेंट कर देना। अगर ऐसी बात होगी तो हम इसको दोबारा फिर ले लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जिससे और लोग भी जुड़ पाए, ठीक है दोस्तों।